अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती हैं। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ग्लूकोज की ज़रूरत हो, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ग्लाइकोजन 2 की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। अब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए स्विचेस भी होंगे, यानी कब इन्होंने ऑन और ऑफ होना, उस चीज़ को हम कहते हैं कि रेगुलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो इनको एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, हर रिएक्शन को एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। अब वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, फीडबैक मैकेनिज़म्स के ज़रिए। ठीक है, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम जो है अगर इन्वॉल्व हैं तो बेसिकली वो आपके पास जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए काम कर रहे होते हैं। अब उसमें जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एलोस्टेरिक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एक मैकेनिज़्म आपके पास है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो रही होती है। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन हो रही होती है। और थर्ड चीज़ जो है वो आयंस होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इनके अंदर जो है वो कैल्शियम आयंस जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जो एंजाइम यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके पास ग्लाइकोजन सिंथेटेज, जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं हम बारी बारी देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास आती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ठीक है, अब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जो है वो इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो किस कंडीशन में एक्टिवेट होगा, जब ग्लूकोज का लेवल लो होगा और एनर्जी लेवल कम होगा। और फॉस्फोराइलेज कब अपना काम करना बंद कर देगा, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाई हो जाएगा, एटीपी हाई हो जाएगी, और फ्री ग्लूकोज जो है वो लीवर में क्या होगी, वो आपके पास मौजूद होगी। ठीक है, तो ये जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं ये सब के सब रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इन्हें मेटाबोलाइट्स का नाम देते हैं। ये एलोस्टेरिकली रेगुलेट होते हैं, यानी इनके एंजाइम जो है वो एक ही एंजाइम है जो क्या कर रहा है कि ऑन होगा और ऑफ होगा। तो ये आपके पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है उसमें ये सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करके जो है वो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। अब हार्मोन्स किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कि जैसे एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, ग्लूकागॉन है लिवर के अंदर। ठीक है, ये एक्टिवेट कर देते हैं साइक्लिक एएमपी, यानी साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है कि ये फॉस्फोडाइएस्टर की ब्रेकडाउन को जो है वो क्या कर देता है, वो स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपके पास इसी तरह इंसुलिन जो है वो आपके पास मौजूद होती है। तो ये भी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की एक्टिविटी को जो है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और साइक्लिक एएमपी के लेवल को कम करती है। यानी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम जो है वो आपके पास क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम को तोड़ना शुरू कर देगा और एडेनिन की अमाउंट को कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि अब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगी। ठीक है, फॉस्फेट टूटेगा तो आपके पास जो है वो क्या होगी कि ग्लाइकोजन जो है उसकी ब्रेकडाउन जो है वो फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगी। ठीक है, वो टूटेगा। और अगर आपके पास साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो हाई हो जाए, मौजूद हो, यानी तो आपके पास क्या होगा कि फ़ौरन से वो आपके पास क्या करना शुरू कर देते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो आपके पास सिंथेटेज एंजाइम जो है वो मौजूद होगा और वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस के अब ये साइक्लिक एएमपी को हम देखते हैं कि रेगुलेट होते हैं बाय ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, अब ये दो तरह से है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज ए, ठीक है, ये नॉन फॉस्फोरिलेटेड है। ठीक है, आपके पास फॉस्फोरिलेशन इसके अंदर जो है वो आपके पास नहीं होती। ठीक है, और ये मोस्ट एक्टिव होता है। उसके अलावा ग्लाइकोजन सिंथेटेज बी फॉस्फोरिलेटेड है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, यानी फॉस्फेट इसके साथ अटैच होता है और ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन सिंथेटेज ए जो है वो आपके पास बी में कन्वर्ट हो सकता है और बी जो है वो ए में कन्वर्ट हो सकता है। यानी इनएक्टिव फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये कब कन्वर्ट होंगी, ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगी, ये फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन जो है वो अब किसकी वजह से हो रही है, वो साइक्लिक एएमपी की वजह से। यानी मैंने बताया कि एएमपी को क्या है, उसने टूटना है तो उससे फॉस्फेट मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन काइनेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको भी एक हेल्पर की ज़रूरत है, प्रोटीन काइनेज, वो है उसको हेल्प करेगा तब फॉस्फोराइलेशन जो है वो कैटलाइज होगी। ठीक है, अब प्रोटीन काइनेज जो है ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, और इनएक्टिवेट कर देता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज को बाय कन्वर्टिंग ए फॉर्म इनटू बी। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया कि ए जो है वो आपके पास एक्टिव फॉर्म है, फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है, और बी जो है वो इनएक्टिव जो है फॉर्म है।
अब प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं, फॉस्फोरिलेट करती है और इनएक्टिवेट्स ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ठीक है। जबकि ग्लाइकोजन सिंथेटेज बी कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ए, ठीक है, यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय प्रोटीन फॉस्फेटेज 1, ठीक है। ये पूरा ग्रुप होता है आपके पास किसी एक रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे पास हैं वो हैं प्रोटीन काइनेज, ठीक है, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1। अब इनहिबिशन जो है वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की वो किसकी वजह से होती है, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन की वजह से, ठीक है, ग्लूकागोन थ्रू साइक्लिक एएमपी बाय कन्वर्टिंग एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेटेज ए टू इनएक्टिव। अब इसका मतलब है कि अगर वो ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी। अगर बी जो है वो ए में कन्वर्ट होता है तो फिर से ग्लाइकोजन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे है। अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर हाई होना शुरू हो जाए, ठीक है, एक अमाउंट से, तो फ़ौरन से जो है वो क्या होता है कि आपके पास बी जो है वो ए के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और आपके पास क्या होगी, जो है वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसका लेवल जो है वो आपके पास क्या हो जाए कि कम हो जाए, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का लेवल कम है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा कि फ़ौरन से ग्लाइकोसिंथेटेज जो है वो ए से कन्वर्ट हो जाएगा बी के अंदर और ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को रोक देगा। उसके ऑपोजिट ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कि रेगुलेशन जो है वो आपके पास किस तरह से हो सकती है, ठीक है। ग्लूकागोन लिवर के अंदर मौजूद है और एपिनेफ्रीन जो है वो भी आपके पास लिवर में भी होता है और मसल्स के अंदर भी मौजूद होता है। अब एडेनाइलेट जो साइक्लेज है वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है और क्या है कि ये एक्टिव फॉर्म में भी मौजूद है। अगर ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन जो है वो आपके पास ज़्यादा हैं तो क्या होगा कि वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी के अंदर, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, ये एटीपी को ही साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। अब वो साइक्लिक एएमपी जो है वो आपके पास क्या करेगा कि वो डिपेंड करता है प्रोटीन काइनेज के ऊपर, ठीक है। वो प्रोटीन काइनेज जो है वो आपके पास क्या करेगा कि साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है वो क्या करेगा, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा, यानी एनर्जी यूज़ करेगा, और ग्लाइकोजन सिंथेटेज ए को जो एक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन सिंथेटेज के बी के अंदर, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, और आपके पास ये क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस इनहिबिट हो जाती है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आपके पास साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम से जो है वो नॉन साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो वहाँ से आपके पास क्या होगा कि वो नॉर्मली जो है वो आपके पास जो ग्लाइकोजन की सिंथेटेज की जो है वो उसकी वजह से वो इनहिबिट नहीं होगा, वो आपके पास स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी ग्लाइकोजन बी जो है वो प्रोटीन फॉस्फेटेज के ज़रिए जो है वो उसे फिर से क्या कर देंगे, ग्लाइकोजन सिंथेटेज ए में कन्वर्ट कर देंगे और ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो आपके पास क्या होना शुरू हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। अगर ए जो है वो बी में तो ग्लाइकोजेनेसिस इनहिबिट, अगर ये बी से वापस ए में कन्वर्ट हो जाता है तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो साइक्लिक एएमपी के ज़रिए कैसे होता है कि आपके पास हम इसको देखते हैं कि ए से बी फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बी आपके पास दो तरह फॉर्म्स में है, ए फॉर्म एक्टिव फॉर्म है और बी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है आपके पास एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज जो है वो फॉस्फोरिलेट करती है यानी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फेट टू एक्टिव फॉर्म, यानी अब एएमपी टूटा, उसमें से फॉस्फेट निकल के जो है वो आपके पास क्या करेगी, इनएक्टिव फॉर्म के साथ जाकर अटैच हो जाएगी, ठीक है, और उसे क्या कर देगी, फॉस्फोरिलेट कर देगी और उसको कन्वर्ट कर देगी एक्टिव फॉर्म बी में। अब एंजाइम जो है प्रोटीन फॉस्फेटेज जो है वो रिमूव करता है फॉस्फेट को और इनएक्टिवेट फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है वो भी आपके पास क्या करते हैं कि इनएक्टिवेट कर देता है उसको, ठीक है। अब उसके अपोजिट जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है वो उसे इनएक्टिव करेगा और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है वो उसे रेगुलेट करता है और उसे एक्टिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है वो फॉस्फोरिलेट करता है, वो बात होगी हमारे पास कि इनएक्टिवेट ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेट बी टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये पीछे जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि उस तरह से आपके पास इसके अंदर कन्वर्जन होती है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लीवर के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है,
एपिनेफ्रीन जो है वो आपके पास वो भी लिवर के अंदर, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा, तो एडेनाइल साइक्लेट जो है वो भी आपके पास मौजूद है वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, सीएएमपी को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो हार्मोनल रेगुलेशन होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो साइक्लिक एएमपी जो है वो प्रोटीन काइनेज एटीपी को यूज़ करता हुआ, ठीक है, कैलमोल्यूडिन फॉस्फोरेलेज एक और हमारे पास एंजाइम होता है, उसके हेल्प से फॉस्फोरेलेज इनएक्टिव को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। और वहाँ से जो है वो आपके पास कैल्शियम आयंस भी उसके साथ जो हैं वो मौजूद होते हैं जो इसको एक्टिव करते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 फिर उसको इनएक्टिव कर देगा। लेकिन जैसे ही आपके पास वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजिन फॉस्फोरेलेज ए जो है वो आपके पास फ़ौरन से क्या होना शुरू हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बी फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है ए के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर उसको कॉलमोड्यूलिन नहीं मिलता, कैल्शियम आयंस नहीं मिलते, तो वो कभी भी आपके पास क्या होगा, जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये काम हो जाते हैं तो ये फ़ौरन से जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इनएक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर ये आपके पास एक्टिव हो गया तो ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजिन जो है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। और अगर ये कमी हो जाए इसकी, ये जो है वो आपके पास एक्टिव ना हो, तो आपके पास क्या होगा कि ये इनएक्टिव रहेगा और कभी भी ग्लाइकोजिन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो है कैल्शियम आयंस का इफ़ेक्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस के ऊपर। भी मैंने पीछे भी आपको बताया साइकिल के अंदर कि कॉलमोल्यूडिन जो है वो भी कैल्शियम आयंस के ज़रिए ही रेगुलेट होता है, ठीक है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज़ होते हैं। आप लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी होगी। तो वो कैल्शियम आयंस जो हैं वो बाइंड होते हैं कॉलमोड्यूलिन के साथ, कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग के साथ, यानी प्रोटीन है, ठीक है, जो आपके पास डायरेक्टली एक्टिवेट कर देती है फॉस्फोरेलेज काइनेज को, ठीक है, जो कि साइक्लिक एएमपी को अंदर इन्वॉल्वमेंट के अंदर तो होता ही है, डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती उससे, ठीक है। कैल्शियम आयंस अगर हैं तो जो प्रोटीन काइनेज है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, उसके बगैर ही वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हाई लेवल ऑफ ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन जो है वो इंक्रीज़ करती है ग्लाइकोजिन के टूटने को, ठीक है, यानी ये दोनों हार्मोन ज़्यादा होंगे ना तो ग्लाइकोजिन टूटना शुरू हो जाएगी। जबकि इंसुलिन की अमाउंट जो है वो क्या करती है, वो ग्लाइकोजिन सिंथेसिस को प्रमोट करती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर जो नर्वस स्टिमुलस आया है, ठीक है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन उसके अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि ट्रोपोनिन प्रोटीन मौजूद होती है, फॉस्फोरेलेज काइनेज मौजूद होता है और कैल्शियम जो है वो कॉलमोड्यूलिन मौजूद होता है प्रोटीन काइनेज। अब क्या होगा कि ट्रोपोनिन फ्री है तो एक्टोमायोसिन जो है वो इंट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम आयंस जो हैं वो फॉस्फोरेलेज काइनेज के साथ बाइंड कर जाते हैं, तो ग्लाइकोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजिन फॉस्फोरेलेज एक्टिव के अंदर और ग्लाइकोजिन और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर सिंपल कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर फॉस्फोरेलेज काइनेज के साथ बाइंड होते हैं तो वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पर ग्लाइकोजिन जो है वो टूट जाएगी ग्लाइकोजिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा वाई भी है कि कैल्शियम अगर कॉलमोड्यूलिन के साथ प्रोटीन काइनेज के साथ बन जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करेगी आपके पास कि वो ग्लाइकोजिन सिंथेज को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। फॉस्फोरेलेज काइनेज जो है वो आपके पास क्या कर रहा है कि वो एक्टिव कर रहा है ग्लाइकोजिन टूटने अमल को, ठीक है। जबकि कैल्शियम की अगर कॉलमोड्यूलिन के साथ बाइंड कर जाते हैं प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोजिन सिंथेटेज जो ग्लाइकोजिन बना रहा था उसको एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे और ग्लाइकोजिन की सिंथेसिस क्या करेगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर यानी वो प्रोटीन काइनेज को जो है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है और फॉस्फोरेलेज काइनेज को क्या करता है, उसके साथ बाइंड कर जाए। तो दोनों तरह से इसके साथ बाइंड करके उसे एक्टिव करेगा और प्रोटीन काइनेज के साथ बाइंड करके उसे क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, कैल्शियम की वजह से ही आपके पास जो रिएक्शंस हैं आपके पास वो हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर ये क्या होगा कि आपके पास कैल्शियम इसके साथ बाइंड नहीं करेगा और ये एंजाइम ये रिएक्शन कैरी आउट करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 तरह से जो है वो आपके पास इस ग्लाइकोजेनेसिस या जो ग्लूकोज की सेंसेस हैं या ग्लाइकोजन की जो आपके पास सेंसेस है वो किस तरह से कंट्रोल होती है। तो वो 3 तरह से हमारे पास कंट्रोल होती है कि उसमें हमारे पास हार्मोनल है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन है और हमारे पास
इन कैल्शियम का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अगर कैल्शियम का इन्फ्लुएंस होगा तो फिर जो हार्मोन्स हमारे पास होते हैं उनकी प्रोडक्शन के साथ जो एंजाइम प्रोटीन काइनेज है वो इन्वॉल्व नहीं होता। एलोस्टेरिक हम सिंपली जो है वो स्ट्रक्चरली आपके पास कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंपाउंड्स उनके ज़रिए स्ट्रक्चर्स को मेटाबोलाइट्स को देखते हुए उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। और हार्मोन्स जो हैं वो सिंपली नॉरएपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, इंसुलिन जो है वो आपके पास क्या करती है कि बेसिकली हम बात करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रही होती हैं। तो क्या करेंगी कि हमारे पास जो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन है वो इंक्रीज़ करते हैं ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को, और इंसुलिन जो है वो आपके पास इंक्रीज़ करती है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रेगुलेशन होती है ग्लाइकोजेनेसिस की और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की, ग्लाइकोजन के टूटने की और ग्लाइकोजन के बनने की। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।